हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सुरक्षता और सुरक्षा के बारे में। और जैसा कि इसके टॉपिक के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वच्छता, इसका मतलब है कि गार्ड अपने आप को स्वच्छ रखे और स्वयं की सुरक्षा पहले प्रायोरिटी में करे। गार्ड प्रॉपर वर्दी पहने, ड्रेस में रहे, अच्छी स्वच्छ और एक प्रॉपर वर्दी में अगर उसने पहन रखी होगी तो वो बहुत स्मार्ट लगेगा, सामने वाला आदमी उसको अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा। एक आप प्रॉपर ड्रेसअप में रहो तो आपको एक सामने वाला जो है, जो आपका कस्टमर है, जो क्लाइंट है, या फिर आपके जहाँ जिस आप परिसर में ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे आने वाले आगंतुक हैं, वो आपको एक रेस्पेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे, आपको एक सम्मान देंगे, आपकी बात को गौर से समझेंगे। तो हमेशा एक प्रॉपर एक साफ सुथरी वर्दी में रहें। इसीलिए हम अक्सर फोकस रखते हैं कि गार्ड की वर्दी, उसका ड्रेसअप, उसके शूज़ वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। इसके बाद आती है व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा से मतलब है कि गार्ड जब किसी स्थान पर ड्यूटी दे रहा है तो उस जगह पर वो अपनी सुरक्षा का भी उसको ध्यान रखना है, क्योंकि वह खुद सुरक्षित रहेगा तभी वह दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अगर उसकी कोई नाइट की पोस्ट है तो उसको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए पहले टॉपिक में मैंने बताया था कि आपकी नाइट की ड्यूटी है और अचानक से आप झपकी ले गए, तो उस झपकी के दौरान कोई अप्रिय घटना आपके साथ घट सकती है। कोई जीव जंतु या फिर कोई सर्प वगैरह आपको काट सकता है, कोई चोर अगर चोरी करने आया है तो वो आपके सिर पर कुछ हमला कर सकता है। इसलिए स्वयं का सुरक्षित रहने भी सबसे अहम है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप सामने वाले को सुरक्षा दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वच्छता से यह आशय है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। शस्त्र सहित सुरक्षा गार्ड के कुछ तरीके खुद को एक पेशेवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अच्छी तरह से तैयार बाल रखना, उसकी कटिंग जो होनी चाहिए वो एक स्मार्ट फौजी कटिंग होनी चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे बाल रहेंगे, कैप अच्छी लुक देगी। अगर यहाँ से बाल बड़े हुए हैं साइडों से और कैप लगा रखा है तो वो एक डिसिप्लिन गार्ड की श्रेणी में नहीं आता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी कटिंग छोटे छोटे बाल साइड से ज़रूर रखें ताकि आप एक स्मार्ट गार्ड दिख सकें और सामने वाला आपको एक गुड रेस्पॉन्स दे। नाखूनों को ठीक से काटा गया, दैनिक स्नान करता है, उचित वर्दी पहनता है, अपने दांतों को दिन में कम से कम एक बार ब्रश करें। इस तरह से डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, बूटों को पॉलिश करना, वर्दी को प्रेस करके पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सामने वाले पर बहुत बड़ा इम्प्रेशन डालती हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। तो कुछ गार्ड्स ऐसे हैं जो प्रॉपर शेविंग नहीं करते, उनके साइडों से यहाँ के बाल बढ़े हुए हैं, ये कलम वाले, और ये तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और प्रॉपर कटिंग में, प्रॉपर शेविंग में रहना चाहिए। सामने वाला कोई कस्टमर आएगा तो आपको देख के वो एक अलग तरह से रेस्पॉन्स करेगा, आपकी बात को बड़े गौर से सुनेगा कि आप वास्तव में एक डिसिप्लिन्ड गार्ड हैं, आपने इतना प्रॉपर मेंटेनेंस अपना कर रखा है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अमल में लेके आएँ। फिर आता है स्वच्छता। स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए की जाने वाली प्रथाओं का एक समूह है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता के उपाय शामिल हैं, जो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से किस तरह से हमें स्वच्छ रहना है, अपनी साफ सुथरी वर्दी पहननी है। फिर आता है अकेले काम करने का जोखिम। जब सुरक्षा गार्ड अकेले काम कर रहा होता है तो नौकरी से जुड़ा जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। यह विशेष रूप से रात की शिफ्ट के दौरान होता है। ऐसी स्थिति में अपने सहयोगी के साथ नियमित रूप से फ़ोन पर संपर्क में रहना हमेशा बेहतर रहता है। इससे आप समझे होंगे कि जो गार्ड है वो अगर किसी साइड पे अकेला है और ख़ास करके उसकी ड्यूटी नाइट की है, तो रात्रि के समय पर वह, जैसा कि रात्रि में अमूमन सब किसी के भी साथ हो सकता है कि नींद अक्सर लगी जाती है, तो वो रात्रि में सो सकता है। तो कोशिश यह करनी चाहिए कि उसकी नींद न लगे। इसके लिए वह निरंतर अपने साथी जो नाइट शिफ्ट में और लोग काम कर रहे हैं उनसे बात कर सकता है।
उनसे और किसी से बात कर सकता है, सारी साइड ओके नहीं है, मतलब अपने आप को उसे जगा हुआ रखना है। तो एक अगर कई लोग इसमें ग्रुप में हैं, कई जगह ऐसी साइड है जिसमें वो ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ग्रुप में होने से क्या होगा कि एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, पोस्ट पर राउंड देते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रुप में आसान रहती हैं बजाय कंपेयर एक सिंगल गार्ड अगर किसी साइड पर है। तो इस तरह से जो भी गार्ड हमारी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि उनको नींद से बचने के लिए इस तरह के कुछ उपाय, इस तरह से तकनीक अपनानी है कि उन्हें झपकी ना लगे। यह खुद की सुरक्षा के लिए भी अहम है और परिसर की जो आप सुरक्षा कर रहे हैं उसके लिए भी अहम है। फिर आता है आप अपनी साइट के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए यदि उपलब्ध हो तो सीसीटीवी प्रणाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपनी साइट पर हैं और उसमें आप किसी अपने फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं जो आपके साथी गार्ड हैं, या फिर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं तो उन पर भी देख सकते हैं बैठ के। मतलब आपको कुछ इस तरह से प्रक्रिया अपनानी है जिससे कि आपकी नींद न लगे। जब आप गश्त कर रहे होते हैं तो आपके सहयोगी इसका इस्तेमाल आपको देखने के लिए कर सकते हैं। ये लाइन इसलिए आई है कि अगर किसी साइड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस साइड पर 2 गार्ड हैं, तो एक गार्ड राउंड पे जा रहा है, ऐसे पूरे परिसर में चक्कर लगा के आ रहा है, तो दूसरे गार्ड को उसके सीसीटीवी पे देखते रहना चाहिए कि वो गार्ड किस हिसाब से राउंड अप करके आ रहा है। हो सकता है कि राउंड अप के दौरान उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई उस पर हमला कर दे या फिर खुद उसका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ जाए, तो आप सीसीटीवी कैमरे में अगर उसकी मूवमेंट को देखेंगे तो आप उसको इस घटना से बचा सकते हैं। हमें एक टीम के साथ एकदम जुड़ के काम करना है, निष्क्रिय नहीं रहना है कि वो राउंड पे गया है तो मैं आराम से थोड़ी देर बैठ लूं, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। फिर आता है दूसरों की सुरक्षा। दूसरों की सुरक्षा करना एक सुरक्षा गार्ड का मुख्य कार्य है। आपको पता है कि हम एक सुरक्षा कर्मी हैं, हमें इसीलिए वहाँ पर क्लाइंट तैनात करता है कि हम दूसरों की सुरक्षा कर सकें, परिसर की सुरक्षा कर सकें, किसी व्यक्ति की सुरक्षा कर सकें। तो इसके लिए हमें हमेशा अपना माइंड तैयार रखना चाहिए कि हमें सामने वाले जो क्लाइंट है उसकी परिसर की और उसकी सुरक्षा करनी है। वह कार्य दूसरों की सुरक्षा करना एक सुरक्षा गार्ड का मुख्य कार्य है। वह कार्यस्थल में मौजूदा और संभावित खतरों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें नामित व्यक्तियों की रिपोर्ट करनी चाहिए। कार्यस्थल प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रिकॉर्ड रखना चाहिए। कार्यस्थल में सुरक्षा के बारे में सवाल और चिंताओं को सुपरवाइजर या नामित व्यक्ति को कार्यस्थल में खतरों की संभावना को समाप्त करने और जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस परिसर में ये पॉइंट वीक है हमारा, यहाँ से गार्ड या फिर कोई जो बाहर का व्यक्ति है यहाँ से प्रवेश कर सकता है, यहाँ से कूद के छलांग लगा सकता है, या फिर ये इस परिसर की सुरक्षा के लिए वीक पॉइंट है, तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो नामित व्यक्ति हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो मैनेजर हैं या फिर हमारे जो सुपरवाइजर हैं, उनको हमें डिस्कस करनी चाहिए कि सर ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति छलांग लगा के आ सकता है, प्रवेश कर सकता है, यहाँ पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए ताकि हम भीड़ को नियंत्रित कर सकें। मतलब इस तरह के जो सुझाव हैं वो आपको अपने सीनियर्स को देने चाहिए ताकि वो इनको फॉलो अप करा सकें और वहाँ की सुरक्षा को और भी बेहतर बना सकें। गुस्से से भरी हुई भीड़ को नियंत्रित करना। अब आपकी कहीं पोस्ट है और अचानक गुस्से से बढ़ी, आप किसी मॉल में ड्यूटी कर रहे हैं और किसी कारणवश किसी एम्प्लॉयज़ की किसी कस्टमर से झड़प हो जाती है और वो अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को भीड़ को लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पर एक सुरक्षा कर्मी का ये दायित्व बनता है कि
गुस्से से भरी हुई भीड़ उन लोगों का एक समूह है जो शोर कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। ऐसे समूह के सदस्य आम तौर पर एक निश्चित मुद्दे पर नाराज होते हैं। उनका कोई विशेष बात हो गई, उसकी झगड़ा हो गया, उनका मुद्दा बन गया, उस पर वो नाराज हैं। जैसे किसी मॉल में आए, वहां पे कस्टमर का किसी से झगड़ा हो गया, अब वो उनके लिए मुद्दा बन गया, उसके साथ भीड़ आ गई। वे जो चाहते हैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब उन्हें ऐसा मुद्दा मिल गया जिसके लिए वो मारने मरने के लिए तैयार हैं। ये मजबूत नेताओं के नेतृत्व में होते हैं। तो आप अगर उनके साथ कोई भीड़ आई है तो उनमें कोई एक लीडर भी होता है जो वास्तव में सबसे पहले आके आपसे आर्गुमेंट करेगा और वहां पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, धमकी भरे स्वर में बात करेगा। जो सदस्यों को विरोध करने यहाँ की लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वही इस तरह से उग्र भाषण देगा, उग्रता का व्यवहार करेगा, जिससे कि वहाँ के आसपास के लोग भी लड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। नाराज प्रदर्शनकारियों का एक समूह गुस्से से भरी हुई भीड़ का एक उदाहरण है। ऐसी भीड़ से निपटने के लिए पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ किसी सुरक्षा गार्ड को अपने कर्तव्य में उनकी सहायता करनी होगी। एक गुस्से से भरी हुई भीड़ को तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए कुछ तरीके ये हो सकते हैं। वैसे तो इस तरह की अमूमन घटनाएं पुलिस के नियंत्रण के दायरे में आती हैं, लेकिन अगर हम वहां पर मौजूद हैं तो हमें पुलिस का सहयोग करना है। उसकी एक बी टीम के रूप में भी हम वहां पर कार्य कर सकते हैं। जैसा कि अब इसमें बता रहे हैं, लोगों के छोटे समूह स्थिति से निपटने में आसान होते हैं, इसलिए भीड़ छोटे समूह में टूट जाती है। लोग छोटे समूह में अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। भीड़ का ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ऐसा करती है। नेताओं को भीड़ से अलग करें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नेताओं, जो उनका एक लीडर है, उस लीडर को कोशिश करनी चाहिए कि उसको बातचीत के बहाने, नेगोशिएशन के बहाने उसको एक अलग जगह पर ले जाया जाए और उनसे बातचीत की जाए, जिससे कि जो पीछे की भीड़ है वो शांत हो सके और अपने लीडर का इशारा प्राप्त करने के लिए वो इंतजार में रहे। इतने में हमें उनसे, नेताओं से नेगोशिएशन करनी चाहिए कि आपका क्या विवाद है, जिसको किस तरीके से बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। एक नेता की अनुपस्थिति में कुछ लोग ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे खिड़कियां तोड़ना। पुलिस आमतौर पर ऐसे लोगों को भीड़ से अलग करती है ताकि अन्य लोग इस तरह से असामाजिक व्यवहार में शामिल ना हो। अभी वहां पर कोई भीड़ आ गई है, जैसे मैं बता रहा था, मॉल की घटना ले ली। अब वहां पर 50 आदमियों की भीड़ है, तो आप अमूमन देखेंगे कि उसमें से 5 आदमी ही सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, जो सबसे आगे आके अपनी बातें रखेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, तेज चिल्लाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि उन 5 व्यक्तियों को बाकी बचे हुए व्यक्तियों से कैसे सेपरेट किया जाए, उन्हें बातचीत के बहाने बुलाया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से उस भीड़ से अलग करने का प्रयास हमें करना चाहिए। फिर आता है, यह जरूरी है कि सुरक्षा गार्ड के चेहरे के भाव भावनाओं को आहत ना करें। उसे बाहर से शांत दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से खतरे के प्रति सतर्क होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाएं। यदि संभव हो तो साइट की सुरक्षा के लिए भीड़ में प्रभावशाली सदस्यों से संवाद करें। तर्क देना या उसकी आवाज उठाना उल्टा हो सकता है। उन्हें सूचित करें कि आपने बैकअप के लिए कॉल किया है और यह बेहतर होगा कि वे चले जाएं। जब अकेले हों तो भीड़ के व्यक्ति पर कभी भी किसी प्रकार का शारीरिक बल का प्रयोग ना करें, क्योंकि वे अधिक शत्रु बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर इसमें समझाया गया है कि आप अगर संख्या में कम हैं और वहां पर भीड़ बहुत अधिक संख्या में है, तो आपको किसी भी सामने वाले पर शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है। प्रयास करना है कि वो बातचीत से ही समझ जाएं और उनको ये बताना है कि आपकी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए हमने अपने सीनियर्स को कॉल कर दिया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि उनको इस तरह से अपना प्रदर्शन नहीं दोहराना है।
अपने आप को इस तरह से उनके ऊपर हावी नहीं होना है कि उन्हें ऐसा लगे कि ये गार्ड हमारे ऊपर उग्र हो रहा है, ये उग्रता से हमें जवाब दे रहा है। अगर आपको ज़्यादा ही स्थिति बिगड़ती हुई लगती है कि वो 50 की संख्या में हैं और आप 2 हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि अपने सीनियर्स को बताएं और उस क्षेत्र से थोड़ा सा साइड अलग हो जाएं, ताकि वो भीड़ आप पर प्रभावी ना हो सके। और सूचना जरूर पहुंचानी है अपने क्लाइंट्स को, अपने सीनियर्स को ऐसी परिस्थिति में, और अपने आप को पोलाइट रख के बात करनी है। अब आते हैं विजिटर से निपटना। आपके संस्थान में कोई आ रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है, तो वो विजिटर है, वो विजिटर है। इसी तरह के विजिटर जो गेस्ट कह सकते हैं, इनके लिए क्या होता है कि विजिटर रजिस्टर भी बनाया जाता है, जिसमें उनकी इन आउट एंट्री होती है, उनका नाम एंट्री किया जाता है और उनका मिलने का उद्देश्य भी इसमें डाला जाता है। तो एक आगंतुक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी साइट पर जा रहा है, साइट का कर्मचारी या स्थायी निवासी नहीं है। विजिटर कौन है? जो साइट पर रेगुलरली नहीं आता और उस पर परमानेंट लगा हुआ है।